अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। इलेक्शन से बिल्कुल चंद हफ्तों कबल अब हम देखते हैं कि पीटीआई और पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब उनके केसेस के हवाले से बड़े डिसाइसिव चीज़ें सामने आ रही हैं और एतराफ़ी बयानात उनके अपने जो एडमिशन्स हैं वो भी सामने में आ रहे हैं। और आज भी हमने इसी तरह का एक एडमिशन देखा है उनकी इसी गुफ्तगू के दौरान। लेकिन नाज़रीन, जो मुकदमात हैं थोड़ा वहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्पीडली चीज़ें चलाई जा रही हैं, काफ़ी तेज़ी से जो है वो मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं। रोज़ की बुनियादों पर जो समात होती हैं उनमें कोई ना कोई नित नई चीज़, नित नया पहलू सामने आता है। साइफ़र केस वाला मामला जो ख़ासा गले पड़ा हुआ है पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और दूसरा जो 9 मई वाले मामलात हैं उनमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी अब सामने आ गई है। ऑब्वियसली अच्छी बात यही है कि जो भी केसेस हैं उनका मंतकी अंजाम इलेक्शन से पहले हो, ताकि एक डिसाइसिव चीज़ पहले ही नज़र आ जाए और कोई भी चीज़ बिल्कुल एक हैंगिंग पेंडुलम वाले स्टेटस में ना रहे। बहरहाल नाजरीन, इन तमाम मुकदमात पे जो अभी पिछले दिनों चलते रहे हैं इनके कुछ हाल अहवाल जानते हैं। कुछ अहम चीज़ें आपके साथ आज शुरू में ही बात कर लेते हैं कि क्या वहाँ पर हुआ। और वफाकी हुकूमत जो निगरां हुकूमत है नाजरीन, उनका भी बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर अदालती रिलीफ मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहीं पर निगरां हुकूमत जो है उसको चैलेंज कर देती है इन द हायर कोर्ट। तो यहाँ पर निगरां हुकूमत का भी जो एक स्टांस है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह का रिलीफ इन मामलात में नहीं मिलना चाहिए। ख्वाह इससे पहले वो जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है वो हो, तब भी निगरां हुकूमत ने जो है वो मामला दोबारा डाला था अदालत के ज़ुमरे में कि इसको दोबारा देखा जाए। और इसी तरह से साइफ़र केस में भी नाजरीन देखते चलिएगा बानी पीटीआई के मुकदमात का अहवाल, ये एक होलिस्टिक एक पहलू है पूरी चीज़ का। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान का साइफ़र जेल ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज कर दिया है, और ये इसी बात की कड़ी है कि निगरां हुकूमत भी जो रिलीफ अदालत से मिलता है उसको चैलेंज कर रहे हैं बड़े बरमला तौर पर। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, साइफ़र ट्रायल के लिए कायम खुसूसी अदालत को कलअदम करार दिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत को ख़त्म करने का इख्तियार है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। और दरख्वास्त में बानी पीटीआई जज अबुल हसनात, डीजी FIA, IG, DC और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद दीगर जो समीत हैं उनको फरीक भी बनाया जाए, ये कुछ इस्तदा है। और दूसरा नाजरीन, इसी तरह का फैसला है, इसी तरह का जो एक मामला चल रहा है जो अंडरवे है लीगली, इद्दत में निकाह का केस है, गैर शरई जो निकाह का केस है, उसमें भी हम देखते हैं पिछले दिनों आपने देखा कि अदालत खासी बरहम नज़र आई जब बुशरा बीबी जो हैं वो सेहत की ख़राबी के गर्ज से उन्होंने जब समात अंडरवे थी तो वो चली गई, उस पर बाकायदा जज साहब ने भी बरहमी का इजहार किया। लेकिन ये मामला कहाँ जाएगा, और ये भी क्या उसी तरह से प्रॉब्लमेटिक बन सकता है फॉर द फाउंडर पीटीआई और पूरी जमात के लिए। सलमान अकरम राजा ने इद्दत में निकाह केस ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना करने का हुक्म। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डियाला जेल में मौजूद है, आज उन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से रोक देते हैं, कैसे केस बताएं है क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। अदालत ने इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। गुज़िश्ता समात में बुशरा बीबी की जेल से बगैर बताए जाने पर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया था। बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब हुई जिसके बाद वो अस्पताल गई थी। जज ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी किस अस्पताल गई हैं, वकील ने बताया अस्पताल के बारे में मालूम नहीं। बुशरा बीबी की मेडिकल दस्तावेज़ अदालत में फिर जमा करवा दी गई थी। और अभी तक इसमें जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो यही हैं कि यहाँ पर भी जो चेयरमैन फाउंडिंग चेयरमैन हैं पीटीआई के इमरान खान साहब, वो ही प्लीड्स नॉट गिल्टी। आगे नाजरीन, आज का जो एडमिशन है वो भी इस हवाले से खासा गौर तलब है और अहम है कि आज का एडमिशन भी जो इमरान खान साहब ने किया है, क्या वो एक तरह का एतराफ़ है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम इससे पहले लगता आया, आज वो खुद मान रहे हैं कि वो इल्ज़ाम सही था। क्या बानी पीटीआई ने कंट्रोल्ड हुकूमत लेने का एतराफ़ कर लिया? आज हम ये प्रोग्राम में सवाल ये भी उठाएंगे, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द लीगैलिटीज़ एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर केसेस जो कि अंडरवे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए निकला है, बताएं 16 माह तक किन रेलू कट्टुओं के साथ की हुकूमत थी। 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, 15 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला बैरूनी खसारा था जो ये छोड़कर गए।
हमारी हुकूमत ने ग्रोथ रेट 6.7% पर छोड़ा, जो उन्होंने सिफर कर दिया। सियासी आदमी हूँ, 19 माह से कह रहा हूँ, बात करने को तैयार हूँ। ये भी बड़ा मायने खेज बयान है। रेलू कट्टे की कचहरी की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना था। उस वक्त जब इसी बात के ऊपर इमरान खान साहब के नाक़िद और जो तमाम तर सियासी उनके हरीफ हैं वो क्रिटिसाइज़ करते थे, तो वो उसको डिफेंड करते थे। वो तब कहते थे ये 1 पेज है, इसी तरह से होना चाहिए, और आज वो कहते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन क्या एतराफ़ कर लेना काफ़ी है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टे विद अस आफ्टर अ ब्रेक। वेरी वार्म वेलकम नाजरीन, वापस आने का बहुत शुक्रिया। बात करते हैं तमाम इस मामले पर जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। अब इस वक्त क्या वाकई सियासी दंगल सिर्फ 2 जमातों के बीच में रह गया है? जैसे कि बिलावल साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अब तो असल जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और PMLN में है। PTI तो वो आउट ऑफ इक्वेशन समझते हैं। तो क्या बेनिफिशरी ये 2 जमातें हैं, वाक़तन हैं? और जो वो कहते थे, ये दोनों पार्टियां पहले कहते थे कि एज अ थर्ड एंटिटी जो है PTI को लॉन्च किया गया था, वाकई लॉन्च किया गया था या फिर ये एक ऑर्गेनिक फोर्स के तौर पर अब सामने आई है? ये भी सवाल उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज खान साहब कहते हुए नजर आए हैं कि भाई मैं तो 19 माह से कह रहा हूँ कि मुझसे बात कर लें, और मैं तो बात करने को बिल्कुल तैयार हूँ। किसने रोका है बात करने को? बिलावल साहब की भी मैं बात आपको सुनाऊंगी नाजरीन, लेकिन पहले मैं ज़रा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूँ। निहाल हाशमी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं और तमाम तर मामले पे अपनी जमात का बुलंदोबांग मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। निहाल साहब जो हैं अभी पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ भी थे टिकट एलोकेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस में, जो कि ख़ास तौर पर सिंध से होनी है PMLN की, क्योंकि सिंध में जो है PMLN अपने आप को री-इन्विगरेट कर रही है। तो वेरी वार्म वेलकम निहाल साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सहर कामरान साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट, हमें ज्वाइन कर रही हैं तमाम तर बहस में पीपल्स पार्टी के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ और बड़े ब्लंट जो आपके नैरेटिव्स हैं उनके साथ, कि क्या जैसे सिंध से सवाल हमने करना है, सिंध का सवाल करना है निहाल साहब से, वैसे ही पंजाब का सवाल सहर साहिबा से करना है। सहर साहिबा मौजूद भी मज़े की बात है इस वक्त लाहौर में ही है, तो आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद वंस अगैन सहर साहिबा। अजहर सिद्दीक साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे शॉर्टली ज्वाइन करेंगे, जो कि काउंसिल भी हैं PTI के, और आई थिंक इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर रहे हैं अब PTI के टिकट पे। ही जो शॉर्टली भी विद अस। निहाल साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ और बिलावल साहब की बात भी आपको सुनाना चाहती हूँ। बार बार बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस एम्बिशन पर, या ओवर एम्बिशन वो तो कह रहे हैं इसको, कि अब 4थी दफ़ा आप जो हैं वो वज़ीर आज़म आप बनना चाहते हैं। तो लेकिन साथ साथ 17 जनवरी यानी 2 रोज़ पहले जो उन्होंने बात की वो सुनिएगा, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप किसके बलबूते पर बनना चाहते हैं 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म। एक और साहब है जो 4थी दफा वजीर आजम बनना चाह रहा है, 4थी दफा, और वो साहब के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना इंतखाबी मुहिम चला रहा है, ना अवाम से वोट मांग रहा है। हम अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं और वो साजिशों की ताकत में यकीन रखते हैं। जी निहाल साहब, किसके बलबूते पर 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? आपने बिलावल साहब को सुना, वो कहते हैं ना आवाम से वोट मांग रहे हैं, ना इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, कहीं और देखा जा रहा है, कहीं और से उम्मीदें लगाई हुई हैं नवाज शरीफ साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाद अवाम पाकिस्तान, और उसके बाद अपने उन कामों के बलबूते पे, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मोटरवेज़ का जाल हो, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट हो, सिंध में थर पावर कोल हो, या बिजली घर हो पोर्ट कासिम पे, एटमिक बिजली घर हो, या फिर सी पैक हो, या फिर दानिश स्कूल हो, या फिर आशियाना हाउसिंग स्कीम हो, या KLR जैसा हॉस्पिटल हो, या फिर लैपटॉप हो, या 5.8 GDP हो, या सी पैक और चाइना से इकॉनमी को बेहतर करना हो, ये है, या 18वीं तरमीम हो और जमहूर को मजबूत करना हो, पाकिस्तान के सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना हो, सिंध में डाकू राज का ख़ात्मा करना हो, कराची को अमन का गहवारा बनाना हो, इन सब के बलबूते पे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और कभी यकीन है
और उम्मीद है कि देखिए इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो नफ़रत और गाली गलौज और किसी को निशाने पे लेके बात नहीं होती। ये पूछते हैं अवाम कि आप क्या देंगे और क्या, पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में राज है। अमेरिका, यूके, यूरोप में जो है वो पूछते हैं हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का क्या होगा, हमारे सोशल सेक्टर का क्या होगा, हमारे एजुकेशन पॉलिसी में क्या आप रिलीफ देंगे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में क्या रिलीफ देंगे, हमारे जो पेंशन बेनिफिशरीज का क्या होगा, इंश्योरेंस बेनिफिशरीज का क्या होगा। तो यही बताते, चूँकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे लोग जो है वो एक दूसरे को गाली देना चाहते हैं। अगर बिलावल साहब इसमें खुश हैं तो वो देते रहे, तनकीद करते रहे। हमारा जो काम है, हम पोर्ट्स बनाते रहेंगे, रोड्स बनाते रहेंगे, ग्रीन बस बनाते रहेंगे, ऑरेंज ट्रेन बनाते रहेंगे, सी पैक बनाते रहेंगे, पाकिस्तान के नौजवानों को। लेकिन आपसे सहर साहिबा मुस्कुरा भी रही हैं, निहाल साहब आपके साथ इकोनॉमी को बेहतर, सेनेट की भी कॉलीग रही हैं, वो ये नहीं कहेंगी कि आपने काफी सारे मंसूबे इसमें वो गिनवा दिए जो कि पीपल्स पार्टी जिसका क्रेडिट लेते हैं, जैसे सी पैक का वो क्रेडिट लेते हैं, पोर्ट कासिम पे जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तमाम तर चीजें। 18वीं तरमीम तो थर का जो मंसूबा है, नो, पीपल्स पार्टी एक कमजोर विकेट पे थी। ये मोहम्मद नवाज शरीफ के बगैर 18वीं तरमीम नामुमकिनात में था। और थर कोल के इफ्तिताह में भी मैं गया हुआ था, तो मैं कोई ऐसी हवा पे नहीं मारता हूँ। और जो 1300 मेगावाट पोर्ट कासिम पे बनाया गया उसमें भी मैं था। मैं कोई चीज़ हवा पे नहीं मारता हूँ, या कोई ग्रीन बस का हो वो भी, या कराची से हैदराबाद मेट्रो हो, या मोटरवे हो, या सक्खर से मुल्तान मोटरवे हो, हमारी चीज़ें नज़र आती है। अब रह गया 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया में है कि आप 1 टाइम बने या 100 टाइम बने, और फिर ये अल्लाह बनाता है और आवाम बनाता है। आप फर्स्ट टाइम बनने की कोशिश कर लें, आवाम उनको 4th टाइम बनाना चाहती हो सकता है 5 टाइम बना दे, हो सकता है 6 टाइम बना दे, हो सकता है 7 टाइम बना दे। आप अपनी कोशिश करें, हमें कोई एतराज नहीं है। सुन लिया आपने भाई, ये कौन बनाता है, ये कोई इसमें अभाव नहीं होना चाहिए। अल्लाह पे तवक्कुल है, 15 सालों में क्या किया वो बताइए, और अपनी कारकर्दगी पर है सहर साहिबा। 15 सालों में 22 अरब 15 साल में 22,000 अरब का हिसाब दे दे, बस हमें और क्या लेना देना। जी सहर साहिबा, बहुत सारी चीजें गिनवाई हैं। अब ये डाकू राज खत्म करने का भी अज़म है सिंध में, और आपको पता है वो कहते हैं कि इस वजह से सिंध में इस दफ़ा ऐसा जो ग्राउंड स्वीप है वो करने वाली है PMLN कि जो आप लोगों ने शायद तसव्वुर भी ना किया हो। तो पंजाब तो छोड़ें, सिंध भी ना चला जाए हाथ से। और वो कहते हैं गालम गलोच पर मबनी क्यों है भाई आपकी सियासत। मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब तो कभी जिक्र नहीं करते बिलावल साहब का, या पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं करते अपने जलसे जुलूस में, वेराज बिलावल साहब तो बात ही यहीं से शुरू करते हैं। सहर साहिबा प्लीज़। देखिए, शुक्रिया मोना। सबसे पहले मैं कहूँगी कि शुरू बिस्मिल्लाह से करना और झूठ का कोई मौका जाने ना देना, ये बहुत मैं सब अफसोसनाक बात है। सबसे पहले मैं नहीं समझती कि बिलावल ने कभी भी कोई गाली दी है। वो एक सियासी तनकीद कर रहे हैं, और वो कोई ऐसी तनकीद नहीं कर रहे जो अखलाकी दायरे से नीचे हो। बिलावल साहब अपने जलसे में रह के किसी दूसरे पार्टी की ख़वातीन के ऊपर नाचने की या इस तरह की तनकीद नहीं कर रहे। मैं समझती हूँ कि वो जो है गैर अखलाकी था। बिलावल जो है किसी से इंतकाम की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको लाहौर का जलसा करा रही हूँ, ठीक है, तो जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की बात की थी, बिलावल वो बात नहीं कर रहे। फिर बिलावल जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरह कोई इंतकाम की बात नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो है किसने मकाफात अमल और किसने क्या इंतकाम और किस पे अल्लाह की जो है वो अजाब, और ये सब बातें नहीं कर रहे। बिलावल एक सियासी बात कर रहे हैं, एक सियासी तनकीद कर रहे हैं। और देखिए बात यह है कि इन्होंने हमारा मतलब वो लोग जो कि सिंध के अंदर नफ़रत तकसीम की सियासत चाहते थे, हमने उसको दफन कर दिया है। ठीक है, सिंध ने बता दिया है कि आपकी जो आप आ जाते हैं कभी इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं, और वरना आप सिंध के हर मनसूबे पे जो है कदगन लगाते हैं। आपने ख़ुद जो इंतखाब लड़ना था, शहबाज शरीफ साहब ने वो अपना हल्का छोड़ के भाग चुके हैं। तो बात यह है कि हम तो पंजाब में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, और कहमा गहमी जो मैं यहाँ पर हूँ मुझे नज़र नहीं आ रही कोई PMLN की है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने 2 दिन पहले अपनी कोई अपनी जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें लाहौर अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो देखिए बात यह है कि हम जब बात कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अपना मंशूर लेकर आई है, पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अपना प्रोग्राम लेकर आई है। बाकी मैं इस पर क्या कहूँ, जो चंद दिन पहले 18वीं तरमीम ख़त्म करने की बात कर रहे थे, वो 18वीं तरमीम का दावा ले रहे हैं। हाँ,
चंद दिन पहले इनके एजेंडे में शामिल था कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करना। और देखें क्या आप साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के जो है 10-11 विजिट जो उनके चाइना के थे, जो उन्होंने बुनियाद रखी, ये तो मैं समझती हूँ कि जिस न्यूक्लियर पावर की, जिस एटमी ताकत की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी है, तो उसका भी अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं। या बम था तो धमाके हुए, नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, जिन मंसूबों को इन्होंने डिले किया, सुपर हाईवे का नाम इन्होंने जो है बोल दिया कि मोटरवे है। बात ये, आपने तो हमेशा सिंध के साथ एक ऐसा रवैया सुतेले वाला रवा रखा। तो बात ये है कि वो प्रोजेक्ट, हर का प्रोजेक्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है एक इनिशिएटिव था। ठीक है, हमने उसको यानी सैयद साहिबा आपने एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स आपने गिनवाए हैं, किस तरह से उनकी ओनरशिप दरअसल पीपल्स पार्टी की है, ये सही आपने जवाब दिया है। लेकिन ये बताएं, वो दूसरी तरफ पीएमएलएन के जो लोग हैं, अजहर साहब भी अब सुन रहे हैं। अजहर साहब, आपको मैं दोबारा वार्म वेलकम करती हूँ। इनिशियल गुफ्तगू शायद आपने मिस की, मैं आपकी तरफ आती हूँ। लेकिन सैयद साहिबा सिर्फ इतना जवाब फरमा दें, पीएमएलएन के जो काफ़ी लोग हैं, जैसे अज़मा बुखारी साहिबा अभी गुज़िश्ता रोज़ एक बात कर रही थी, वो कहते हैं बिलावल साहब के तो जलसे खाली जा रहे हैं लाहौर में, तो वो कहाँ इलेक्शन, उनका क्या चांस है जीतने का फिर? देखें, बात ये है, मुझे यहाँ पे मुना, मैं कल लाहौर आई हूँ, मुझे अगर कोई रौनक नज़र आ रही है तो पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने 30 जलसे अनाउंस किए थे और बिलावल भुट्टो जो है बिल्कुल अपने शेड्यूल के मुताबिक तमाम जलसों से खिताब कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 21 तारीख को हमारा जलसा लाहौर में है। ठीक है, तो ये कि उसकी भरपूर तैयारियां जारी हैं। हमारी जो है इलेक्शन की गहमा गहमी है, हमारी डोर टू डोर कैंपेन है। हम तो, मुझे तो एक मंशूर के साथ, एक प्रोग्राम और एजेंडे के साथ आवाम को एक जो है अवामी मुआशी मुआहिदा को देने के लिए बिलावल भुट्टो अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर बिल्कुल एक पूरे जोश खरोश के साथ अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और उसके ऊपर हमारा ये नहीं कि हम कोई ऐसी बात हवा में कर रहे हैं। हमने सिंध में सोलर पावर से एनर्जी भी पैदा की है, हमने विंड पावर से भी की है, हमने मैनग्रोव्स की जो है मुसलसल 4 साल से रिकॉर्ड बना रहे हैं, हमने क्लाइमेट चेंज पे बेइंतहा काम किया है, हमने बहुत कम वक्त के अंदर फॉरेन रिलेशंस को भी दिखाया है कि हमारी जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा होने के बाद कितने कामयाब थे। हमने जो है सैलाब मुतासरीन को घर बना के दिए हैं। हमारे पीपल्स पार्टी जब भी आई है तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। तनकीद को जब भी पीपल्स पार्टी आई है तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 200 यूनिट मुफ्त बिजली बमुकाबला 300 यूनिट मुफ्त बिजली, तो निहाल साहब ये पीपल्स पार्टी अब वो कॉपी हो रही है ना। अब वो हमारा मैनिफेस्टो, जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया, अब वो हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, यही वाली बात मैं निहाल साहब से 100 यूनिट कम करके। और आपने 18वीं तरमीम का भी हवाला दिया है, आपने वो बात की है, दिलचस्प बात है। निहाल साहब वो कहते हैं आप तो उल्टा हमला आवर हैं 18वीं तरमीम पे, आप क्रेडिट कहाँ से ले रहे हैं? बट अजहर साहब, आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। अब खान साहब खुद मान रहे हैं आज कि जी मुझसे गलती हुई, मैंने कंट्रोल्ड हुकूमत का चार्ज लिया। उस वक्त ये दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, जो कि इस वक्त एक दूसरे के मुखालिफ हैं और इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर रहे हैं मुखालफत में, वो ये बात दोनों मिलके आपको समझाते थे कि आप एक हाइब्रिड रिजीम और आप एक 1 पेज रिजीम, इसी से आप आए हैं और यही आप लेकर चल रहे हैं। आपने जमहूरियत का भट्टा बिठा दिया। अब ये खान साहब जब खुद एडमिट कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये एडमिशन काफी है? अब जब सब खत्म हो गया तो वो एडमिट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, 17 महीने जो पीडीएम ने गुजारे हैं वो कौन सी है? वो सुपर हाइब्रिड रजीम थी। यार को पता है, यानी खुद कहते थे कि जनरल बाजवा साहब हमें लेके आए, फिर बाद में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा इनके खिलाफ पता नहीं हम क्या करेंगे। कहा गया? अभी तक नारा सुना है आपने? जो वोट को इज्जत दो की बातें करते थे, आज वोट को इज्जत दो, वोट को पाँव के नीचे रोक दिया इन लोगों ने। इसमें तो कोई शक नहीं है। और तमाम इदारों को जो तबाह कर दिया, इस वक्त क्या हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए कोई एक इदारा बता दें आप। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज, FIA, नैब, पुलिस, एंटी करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, निगरान हुकूमतें सारे एक ही काम पे लगी हुई हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कॉर्नर लग दिया। अब इतना आसान काम भी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक मैं बात मानूंगा कि मैं पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जमहूरी तरीका कर रखा है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ठीक, जो हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब आगे उन्हें शायद एहसास हो गया, वो उस तरह का नहीं, यानी बल्ला वापस लेने के ऊपर उन्होंने बाकायदा कंडेमनेशन किया। उन्होंने कहा ये निजाम ठीक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग या बाकी सियासी जमातें तो आज भी खड़ी है, उन्हें शक्ल नजर आए, लेकिन ग्राउंड के ऊपर
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज भी मौजूद है, साफ शफाफ इलेक्शन हुए, आप देख लें। बल्ला ले लिया। अच्छा, बल्ला लेने पे तो मैं अजहर साहब आपको सुनाना चाहती हूँ आपकी इजाजत से। शहबाज साहब तो उल्टा कह रहे हैं हम चाहते थे बल्ला हो मैदान में। साद रफीक साहब का भी पिछले दिनों ऐसा बयान आया था, वो आप उनको मौरूदे इल्जाम बिला वजह तो नहीं ठहरा रहे। सुने शहबाज साहब ने क्या कहा जी, वो सुना दें ताकि हमें मिले अजहर साहब का इस बात पे। बल्ला अगर होता तो शेर बल्ले का मुकाबला करता जिस तरह माजी में करता रहा। जी होता तो मुकाबला करते जी, हम लोग बल्ले का मुकाबला करते, शेर बल्ले का मुकाबला करता, माजी में नहीं किया। शहबाज साहब याद करा रहे हैं। देखिए मुनाफकत इतनी है, ये कब का है, जब चला गया। पहले कभी डिमांड किया इन्होंने? इनके टीवी प्रोग्राम में मैं बैठा रहा हूं, इन्होंने तो कहा साफ साफ इलेक्शन ही कराए जनाब, जाना चाहिए, बल्ला बल्ला किस बात का मिले। आज बैठकर अगर ये बात करें तो इनकी बात में कोई वजन नहीं है। और ये जितनी बातें उन्होंने कही हैं, अगर आप इन सब चीजों को देखें, मैं तो बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, सेक्शन 215 मैंने चैलेंज कर दिया इलेक्शन एक्ट का, जो इंतखाबी निशान लेने का कहता है, भी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। ये किस सियासी जमात है, कोई बता दे पाकिस्तानी तारीख में। मैं आपके सामने अपना पिंडी बार एसोसिएशन का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 17 मेंबर बेंच का सामने रखता हूँ, जिसमें इस तरह के कोई भी काम को ना बड़ा अच्छा नहीं समझा गया था और कहा गया था कि ये जो भी तरीकाकार है, इस तरीकाकार को सपोर्ट नहीं किया था। ये रिकॉर्ड की बातें चीजें मौजूद है। हम आज भी मैदान में खड़े हैं और आज भी हम मुतालबा करते हैं तमाम सियासी जमातों को, आए अगर कहें कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल के आए, मैदान में खड़े और लड़ने। अच्छा, ये सियासी जमातें आप कहते हैं मोरालिटी की बुनियाद पर ये मुतालबा करें? नहीं, मोरालिटी की बुनियाद पे बात नहीं मैं कर रहा। मुझे ये बताएं, साइफर में जमानत होगी, तोशाखाना में जमानत होगी, अच्छा लीगल बुनियादों पे आप ये डिमांड कर रहे हैं? मैं तो कानूनी बुनियाद पे डिमांड कानूनी बुनियाद पे इलेक्शन इलेक्शन जाते हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड पे। इमरान खान बाहर आए ना। निहाल साहब माशाल्लाह बड़े मायनाज लॉयर हैं। निहाल साहब, लीगल तो कम से कम लीगैलिटी की बुनियाद पर तो ये अब कर सकते हैं ना ये वाली डिमांड। वो कह रहे हैं हर केस से तो उनको जमानत हो गई है, उनकी जान छोड़ दी है अदालत ने, उनको बिला वजह अगर फिर बंद करके रखा है तो आप जैसे वकला बेशक उनकी मुखालिफ पार्टी के हैं, ये डिमांड करें कि भाई आप निकालें खान साहब को ताकि खुला मुकाबला हो। जो बात अजहर भाई ने की उसमें दो चीज़ें मुझे नज़र आती है। एक, उन्होंने इशारा करके बताया आए अब मिल करके इमरान को निकालें, तो क्या एक और 9 मई करना चाहते हैं ये जेल के बाहर, अदालतों के बाहर, इदारों के बाहर। इन्होंने कहा कि सारे लोग पीछे पड़ गए, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। अगर जुडिशरी भी, बिजनेसमैन भी, मीडिया ग्रुप भी, ब्यूरोक्रेसी भी, सरकारी एहलकार भी, दुकानदार भी, आम आदमी भी, तालिब इल्म भी, मजदूर भी, किसान भी आपके खिलाफ खड़ा है, तो इसे कहते हैं ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, इसी को कहते हैं। तो आपके खिलाफ खल्क खड़ी हो गई है। अच्छा, अवाम खड़े हो गए अब दरअसल आप कहते हैं पीटीआई के खिलाफ है। हम कौन से जज हैं? ये इनको चाहिए कि अदालतों में जाएं, अपना मुकदमा पेश करें। हम लोग तो जज नहीं, सियासी जमातें, तो उनके लिए मैं तो चाहता था इनके पास बल्ला होता, मैं तो इनको मुकाबले में शिकस्त देना चाहता हूँ। इसलिए शिकस्त देना चाहता हूँ कि 44 महीने में इन्होंने पाकिस्तान का बट्टा बैठाने के अलावा, नौजवानों को बर्बाद, ख़राब, बद तहजीब करने के अलावा, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के अलावा, पाकिस्तान के बिल्डिंगों को बेजान इमारतों पर आग लगाने के अलावा, बेजान जो दरख्त है उनको जलाने के अलावा, लोगों को गाली बकने के अलावा, दौलत निहाल साहब इस मामले पे थोड़ा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है आपके साथ मिलियन। और मैं निहाल साहब आपसे मैं ये अर्ज करूंगी, ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर इस पे, क्योंकि आप लोग तो वो जो जज या पेशावर हाईकोर्ट जो बल्ला वापस करता था उनको आप लोग भर भर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। शहबाज साहब ने बाकायदा जब वो कराची में थे आपके साथ थे, आप उनकी मेजबानी कर रहे थे, आपको याद होगा उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि जी ये पेशावर हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, पूरे मुल्क का फैसला कर दिया, बहुत तनकीद की थी शहबाज साहब ने। ब्रेक के बाद इसका जवाब फरमाइएगा प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। निहाल साहब जवाब फरमाइएगा ब्रेक से कबल जो मैंने आपसे अर्ज किया है। बिलावल शहबाज साहब तो तनकीद नहीं करते थे जब बल्ले का निशान वापस दिया जाता था जज हजरात या मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से, अब वो कह रहे हैं जब चला गया है तो कह रहे हैं हम तो मुकाबला चाहते थे।
नहीं, बात उस वजह से वो तनकीद नहीं कर रहे थे, वो तनकीद ये कर रहे थे कि जो लाडले का सीरीज़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। और ये पाकिस्तान के किसी के पास आप चले जाएं, आप तो मीडिया की हैं, वो कहेंगे हाँ ये अदालतों में लाडले रहे एज लॉन्ग एज साकिब निसार वाज देयर। उन्होंने तो इतने लाडला कर दिया था कि सादिक और अमीन बना दिया था। उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों पे लाडले रहे। तो हमें देखिए ना, हम तो दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हमें तो ये ख़तरा था कि, और जो ख़तरा सही साबित हुआ, अगर कोई आईनी, हम एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, हम ये समझते हैं कि मुकाबला हमें करना आता है, क्योंकि हमें दिखाने के लिए, गाली देने के लिए कुछ नहीं, दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। पाकिस्तान पूरा भरा पड़ा है, चप्पा चप्पा पे नवाज शरीफ के निशानात नज़र आएंगे आपको, उनके काम, उनकी तामीरात नज़र आएंगे, उनकी डेवलपमेंट ओरिएंटेशन। अगर आप पाकिस्तान से नवाज शरीफ के 9 साल के अदवार को निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात ही नजर आएंगे। जवाब दे दे, पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं नजर आएंगे। 18वीं तरमीम तो आप लोग छीनना नहीं चाहते थे, अभी सैर साहिबा आपको याद करा रही थी। आप कहां से आर्किटेक्ट हो गए 18वीं तरमीम के? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए 18वीं तरमीम को हम बेहतर करना चाहते हैं। देखिए पूरी दुनिया में जहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे जो पावर है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का फार्मूला है, जो नीचे ग्रास रूट पे लाया जाता है। 18वीं तरमीम के माने सिर्फ ये नहीं था कि एक प्रोविंस अपने तमाम इख्तियारात फाइनेंशियल अपने हाथ में रखे और उसके अंदर जो डिविजन्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो सिटीज़ हैं और जो यूसीज़ हैं उनको उससे महरूम किया जाए। तो 18वीं तरमीम को हम बेहतर करना चाहते हैं और खूबसूरत करना चाहते हैं, ताकि निचले सतह तक पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचे। वो जो उसके सम्राट हैं वो सम्राट नीचे तक पहुंचे। ये ना हो कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स गिविंग सिटी है और कराची के लिए 300-400 अरब, और वो भी 300-400 अरब में जो ठेका है उसमें 20% काम और 80% बस किसी के जेब में चला जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जो पैसा टैक्स पेयर है उनके जेब तक, उनके तरक्की के लिए जाए, उनके स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सड़कों के लिए, तालीमी। यहाँ पे वजीर तालीम कहते हैं कि 9000 घोस्ट स्कूल है। वजीर तालीम कहते हैं 9000 घोस्ट स्कूल है। तो हम ये चाहते हैं कि घोस्ट स्कूल ना हो, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, जो बड़े मेगा सिटी का मेयर हो, उसके पास इख्तियारात हो कि वो सही मानों में स्कूल को चलाए, घोस्ट स्कूल ना रहे। मगर जब 18वीं तरमीम को आप मिसयूज करते हैं और निचले सतह तक पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है, तो फिर वो बेमायनी होकर रह जाता है। सही हो गया सैर साहिबा, ये बड़ा एलैबोरेट करके बता दिया उनको। सिंध की हालत इज़ार भी बता दी है, घोस्ट स्कूल्स की भी हालत बता दी है। कराची का सारा जो पैसा जो कराची शहर कमा के देता है, वो कहते हैं वो मिलता ही नहीं है उस बेचारे उस शहर को, इटसेल्फ कोई रिटर्न नहीं आता। खूबसूरत कर रहे थे 18वीं तरमीम को, आप लोग मिस यूज करते हैं 18वीं तरमीम को, ताकि पैसा सारा सिंध पहुंचे और फिर आगे जो मुस्तहकीन है उन तक ना जाए। बात ये है मोना, मैं तो झूठ का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना, आप उसको जितना मर्जी खींच लो। यानी एक ऐसी जमात है जिसने नफ़रत और तकसीम की सियासत के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है। यानी वक्त गुजर गया, हालात बदल जाते हैं, अपने तल्ख तजर्बात से सीख लेते हैं। हर करप्शन का मुकदमा बन गया PMLN के ऊपर, ठीक है ना। फिर भी अभी भी वो इनकी झूठी इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो जारी है। आप डेवोल्यूशन चाहते हैं, पंजाब में नहीं चाहते। आप जो है फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के सूबे के एक सूबे के ऊपर तमाम रिसोर्सेज लगाना चाहते हैं, बाकी 3 सूबों को महरूम रखना चाहते हैं। ये जो आज जो सिचुएशन हम देखते हैं ना, जो एक आपको छोटे सूबों के अंदर एक जो है बेचैनी नज़र आती है, एक जो है वो डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है, उसकी वजह यही है। तो आपने तो CPAC अगर शुरू होता ना बलूचिस्तान से या पोर्ट सिटी कराची से, तो वो जो है अगर वहाँ पे बनते ना मोटरवेज, तो आज पूरे पाकिस्तान की हालत बदली होती। और बाकी ये कहते हैं कि जी हम जो है वो इनको, इस वक्त पंजाब में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से अपना इलाज करा सकें, ठीक है। सिंध के अंदर तो फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ पंजाब के लोग भी आके, अगर आप NICVT को देख लें तो मैं कहती हूँ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एशिया का जो है बड़ा ट्रॉमा सेंटर जो है वो कराची में है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो लंग ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, वो सिंध में हो रहा है। गर्ल्स का ओनली कैडेट कॉलेज जो है वो सिंध में है, बेनज़ीराबाद के अंदर, ठीक है। बात ये है कि भी हैं सैर साहिबा, रिहैबिलिटेट, सही बात बोली है निहाल साहब ने। वो कह रहे हैं जो वज़ीर तालीम है वो खुद मान रहे हैं। उस वक्त की बात कर रहे हैं ना, जो मार्शल लॉ दौर में तामीर शुदा। इस वक्त मैं समझती हूँ सिंध ने जितना एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेजिस्लेशन पे, आम आदमी के हकूक़ पे काम किया। आप देखें, सैलाब आया
अगर कहीं पे रिहेबिलिटेशन हुई टाइमली तो वो सूबा सिंध था। अगर शराब मुतासिरीन को कहीं घर बना के और ख़वातीन को मिल्कियत दी तो सूबा सिंध था। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ़ किया तो वो जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो बात यह है कि इन लोगों की नफरतों का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। ये रहते कराची में MNA रहे, पावर्स रही, लेकिन कहते हैं कि जी मेरे घर के आगे की सड़क नहीं बनी। बात यह है MNA साहब आप अपनी जेब ना बढ़ते ना, आप सूबे पे लगाते। देखिए बात यह है कि ये मसला ये है कि ये लोग जो है इन्होंने शुरू से ये सोचा है कि क्या करें और तो कुछ नहीं कर सकते। नफरत और तकसीम की इन्होंने आप मुझे बताएं, हम बोले जी लाहौर को अलग कर दें, ठीक है, बाकी जो है ना जो शहर है उनको अलग कर दें, ये कहीं होता है? इन्होंने शुरू से ये सोचा है कि जी हम कराची के अंदर एक तस्लीम पैदा करें। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात कर दी। आपने कहा अगर पीपल्स पार्टी के मेयर अलोंग प्रोविंशियल मतलब जो जिसे कहते हैं रेशियल लाइंस के तहत तकसीम करने की ये कोशिश है। एक बात मुझे मुकम्मल करने दे। देखिए इन्होंने हमेशा ये कोशिश की, चाहे 2008 के इलेक्शन हो, 2013 के इलेक्शन हो, ठीक है, 2018 के इलेक्शन हो, ये सब छोटी मोटी इधर से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए। आखिर में करना कुछ नहीं है, आप हार जाएं जीत जाएं, आपने डिलीवर नहीं करना सूबे को। ठीक है, अभी वाले इत्तेहादों पे भी बात करते हैं, अभी भी बड़े इत्तेहाद बन रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, अभी निहाल साहब मुस्कुरा भी रहे थे इस बात पे, आपने कहा बेबस नजर आते थे। एक सिर्फ जवाब देना है, मैंने एक जवाब देना है, मैं MNA नहीं था और हर वो बात कह दी जिसकी नफी। और सेनेटर के पास ना कोई फंड होता है, ना उसकी जिम्मेदारी होती है अपने घर के आगे का सड़क बनाना। अच्छा ठीक है, ये 18वीं तरमीम के बाद करेक्शन हो गई, बल्दियात, अच्छा उस वक्त तो MNA की जिम्मेदारी नहीं है, किसी सेनेटर की जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरी बहन को ये बताइए कि ऐसी उन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट मेरे खिलाफ दे दिया। मेरा काम नहीं था सड़क बनाना, ना मेरे पास कोई फंड इसके लिए। मेरा काम ये भी नहीं है, मेरे साथ सेनेटर पूछिए इनको क्या फंड मिला था। इनका काम था सड़क बनाना, नालियां बनाना, इनका काम था। क्योंकि आप दोनों कह रहे हैं मुकाबला आप दोनों में है। क्या पार्क बनाना इनका काम था? नहीं था इनका काम। तो फिर ये दूसरों पे मैं और ये साथ साथ बैठती थी। मेरी बहन को ये होना चाहिए कि हमारे पास कोई फंड नहीं होता था। हाँ, अच्छा, ये इल्जाम थी, ये उन्होंने गिनवाया है। गवर्नमेंट थी प्रोविंशियल, इनकी खा गई सारे पैसे। अजहर साहब 62 जमातें रह गई हैं जो इंतखाबी मैदान है उसमें, PTI तो आउट है वो कहते हैं। अरब कई दफा कहा है ये बिलावल साहब ने, अब मुकाबला तीर और शेर में है। मैं एक बात बताऊंगा आपको, वो अपना टोट बटोट एक लगा करता था ना, एक कार्टून था और एक तीतर और बटेर था। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। देखे ना, ये दोनों सियासी जमातों ने 17 महीने में जो मुल्क की तबाही करनी थी वो कर दिया। ये लड़ते रहे आपस में। ये 85 का जो प्रोजेक्ट है ना, मैं जो समझता हूँ इस मुल्क की तबाही में जितना PMLN ने किरदार अदा किया ना, 85 का प्रोजेक्ट यानी कौन सा क्या बनाया इन्होंने? वो एक मोटरवे, खुदारा मोटरवे, उसके बाद हमारा जो कराची से लाहौर तक की बैठ तक बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी को भी उसमें। देखिए हम वो बात करें, हेल्थ कार्ड जो बनाया, लंगर खाने, मुसाफर खाने, ये खुदारा ये 85 वाला प्रोजेक्ट जो है ना, ये जमीन बहुत हो चुका हुआ है। और भाई लंगर भीख में मंगवाया, लोगों को फकीर बनाया, लोगों को बेघर किया, लोगों को मवाली बनाया। यार लंगर खाने, खुदा को मानो यार, सियासी आदमी हो, लोगों को रोजगार देने की बात करो, सनत लगाने की बात करो, मईशत तय करने की। लंगर खाने वो भी सलियानी वाले के लंगर खानों पे। अच्छा, लंगर खानों पे दोनों जमातें बड़ी तनकीद करती थी अजहर साहब। वैसे किसके साथ बैठा दिया यार, ये गैर सियासी है मेरे भाई, ये गैर। अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं सर निहाल साहब, ये ईदी के माल, PTI के टिकट पे इलेक्शन, ईदी के माल, सलियानी का माल, छीपा का माल, रेलवे के मुसाफिर खानों पे ये कह रहे हैं हमने ये बनाया। कमाल कर दिया, क्या बात है। ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा है। ये लतीफा इससे बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, इलेक्शन लड़ रहे हैं ना निहाल साहब, सुन तो ले उनकी बात। लंगर खाने में अगर वो कह रहे हैं कि वो बहुत कामयाब प्रोजेक्ट था, हमने मेहनत करके रोजगार कमाने हैं, लंगर खाने नहीं। हमारा दीन भी मौकफ तो आने दे, मौकफ तो आने दे अजहर साहब, जवाब तो दे पहले। हाँ जी अजहर साहब, गो अहेड, आपकी टर्न है। PMLN का मसला ये है, मेरा भाई कोई सियासी बात ना करना, मुझे हंसी आ जाएगी। बिजली के कारखाने बेवकूफ बनाया, आज 85 रुपए का यूनिट मिल रहा है। इन्होंने कहा मोटरवे बनाई, क्या मोटरवे बनाई? वो खा ले मोटरवे को, खाने को या अपना
खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, यहाँ पर बिजली यहाँ दस्तयाब नहीं है, गैस यहाँ दस्तयाब नहीं है, लोग बेचारे। आपने 44 महीनों में क्या किया मेरा भाई? आपने क्या किया 44 महीने में? गाली बकने के अलावा कोई काम किया? बच्चों को खराब करने के अलावा कोई काम किया 44 महीने में? हेलीकॉप्टर पे इधर से उधर आनिया थे जानिया थे, आनिया थे जानिया, 190 मिलियन हड़प करने के अलावा कोई काम किया? कमाल कर रहे हो यार। अजहर साहब आप मौकफ तो आने देना। निहाल साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ, जवाब दे दीजिएगा। जी अजहर साहब। ना इसको बेचारे को टिकट देना किसी ने, अब ऐसे ही। अब देखिए सुने ना आराम से हिम्मत करके बात देखे, सच सुनते हैं फिर जवाब दे। आपको किसी को नहीं रोकेगा, मैं नहीं रोकूंगा आपकी तरह से। वजह क्या, सच बर्दाश्त नहीं होता है। बोला कर यार मेरा भाई। भाई 5-6 चीजें जेल में रख ले। ये जो 85 की शक्लें है ना टोट बटोट की, ये नहीं चलनी है। कौम बेवकूफी बनेगी इससे। बहुत हो गया, तबाही कर दी इस मुल्क की। कारगिल का वाकया, रोग आर्मी, आपने कौम को बेवकूफ बनाया ना, और नौजवानों को और जवान बच्चे बच्चियों को अल्लाह ना करे कोई बनाए भाई। हम अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। वो हम समझ गए थे यूथिया और यूथ और ये अब नहीं चलेगा भाई। कौम में यूथ 44 साल काफी था हमारे लिए। और आपके पास था क्या करने के लिए? क्या है क्या कुछ कहने के लिए? कुछ नहीं है कहने के लिए लोगों के पास। हम लोगों ने बड़े काम किए हैं। 190 मिलियन, क्या 190 मिलियन की बातें करते हैं? पैसा सारा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, 1 रुपए की करप्शन नहीं है। झूठे केसेस अपना बैठकर वहां पीडीएम की हुकूमत में बैठकर और अब निगरान हुकूमतों के साथ मिलकर बैठकर। अच्छा, निगरान हुकूमत के साथ मिलकर ये बड़ा इल्जाम आप लोग पहले भी आयद करते आए हैं। सही था या गलत था? 9 मई के केस झूठे, 9 मई के केस झूठे हैं। सर साहब जवाब दे दें। तो ना साफ शफाफ इलेक्शन कराए, मैदान में लड़े आकर झूठे मैदान में बताएं 9 मई के केस झूठे। वोट नहीं डालेंगे, इनकी हालत कोई नहीं रहेगी बेचारे। नहीं, सवाल लेजिटिमेट है वैसे अजहर साहब, इसका जवाब जरूर बताइएगा। आपको सलाम करूंगा। 9 मई के केस झूठे हैं क्या? 28 में करने वाले, आप 9 मई करने वाले, पर फर्क साफ जाहिर है कि सच सुनने की, सच तौफीक बर्दाश्त करने की, जान देनी है रब को। झूठ कितनी देर खाते रहेंगे, कितनी देर कौम को बेवकूफ बनाते रहेंगे। हाँ जी सैर साहिबा, आप भी आई गो टू द लेडी, क्योंकि दोनों जेंटलमैन जो है अपनी बात कर रहे हैं। हजरात मैं कह रही हूँ कि सैर साहिबा आपका वोट किसकी तरफ है? करनी है मोना। 9 मई वर्सेस 28 मई का जो मुवाजना है ना, मरियम नवाज साहिबा ने दिया है पिछले दिनों। मोना मैं एक अहम बात मैं करना चाहती हूँ कि देखें, बात ये है कि आई थिंक असर साहब वांट्स टू से समथिंग उनकी बात, क्योंकि जो अभी कोलिशन हुकूमत थी कट हुई है। मैं चाहती हूं सैर साहब जरा सिर्फ मुझे एक जुमला सुनने दें असर साहब। मोना वकील ठीक कर लेते हैं मगर वेले है, 1 मिनट पता ही नहीं है लंगर खाना है। जी मैं आती हूं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि इस टाइम में सबकी मैं बात सुनूं और किसी के साथ कोई कमी बेशी ना हो। अजहर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैंने नमूना देखिए, मसला ये है सच सुनना चाहिए, हकायक सामने है। इस वक्त जितने सर्वे हुए 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग, मैं आज भी यूनिवर्सिटी 9 मई का बता दो। 9 मई तो कमाल है यार, हाल ही कोई नहीं है। ये तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। जी सैर साहिबा, राइट सैर साहिबा। निहाल साहब आप जी आपसे वो अजहर साहब भी गिला कर रहे हैं, सैर साहिबा भी कह रही हैं उनकी बात नहीं आ पा रही है। जी सैर साहिबा देखें मोना, देखें क्योंकि कोलिशन हुकूमत की बात हुई तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं उस पर बताऊं कि पीपल्स पार्टी के पास जो वजारतें थीं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात थी, आप इसमें देखें कि पीपल्स पार्टी ने एक बेहतरीन तरीके से क्लाइमेट चेंज के इशू को उजागर किया और डैमेज एंड लॉस फंड बना। जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो पाकिस्तान आए। इसी तरीके से जो हमारे पास फॉरेन रिलेशंस की वजारत थी, तो आप ये देखें कि वजारत खारजा को जितने एहसन तरीके से चलाया चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी। राइट, आपने क्योंकि कोलिशन पे बात की साहिबा, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू टू यू एंड बोथ द जेंटलमैन। नाज़रीन आपके देखने का भी बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।